Now I invite Sister Arunima Sinha. Arunima Sinha, well known as world's first female amputee, climbed to Mount Everest. She is from Lucknow and she has received doctorate degree from University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom. We welcome you, sister. She has climbed Mount Everest, Mount Kilimanjaro, Mount Elbrus, and many other mounts. And she has received awards like Padma Shri Award by President, Tenzing Norgay Awards, Yash Bharati Award, Salam India Award. List is very big, so I just conclude. She's a motivational speaker, and she is presently brand ambassador for Karnataka Government Sports and Adventurous Department, Swachh Bharat Abhiyan Ambassador, UP Election Commission Brand Ambassador, NDMC Brand Ambassador Delhi, and many other. So I request, sister, please share your experience and inspire our sisters today who has come all the way to listen to you. Thank you so much. Thank you. First of all, thank you so much. कहते हैं ना कि धरती की परी, अगर वैसे तो मैंने परियों को सिर्फ किताबों में पढ़ा, स्टोरीज में पढ़ा है, दादी नानी सब सुनाते थे, लेकिन लिटरली अगर बात करें यहाँ की, तो हम देख रहे हैं अपनी परियों को कि आज जो यहाँ पे इतना बड़ा विंग बना रखा एक परियों का, शायद मेरा तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं आ पाई हूँ, मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं आप सबके बीच में हूँ, इन परियों के बीच में हूँ। तहे दिल से मैं हमारे सामने जो हमारी कुलदीप दीदी, ज्योति भाई साहब और जितनी भी परियां यहाँ पे हैं, मैं आप सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ कि आप सब ने मुझे यहाँ पर बुलाई, ये मेरा सौभाग्य है। कहाँ मिलता है लोगों को मौका। और दोस्तों, आप सबको बहुत अच्छा मौका मिला है यहाँ पर आने का। आज इस हॉल से सिर्फ एक दूसरे के सुनकर या फिर खाना पूर्ति करके मत जाइएगा, आज खुद से एक प्रॉमिस करके जाइए कि मुझे भी कुछ करना और बदलना है। सिर्फ इस हॉल से इतना प्रॉमिस करके जाइएगा, किसी और को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खुद को देखना है, खुद को करना है, अपने आप को बदलना है, अपने अंदर की चीज़ों को बदलना है। मैंने भी कभी भी, मैं उम्मीद की बात करते हैं, अगर मुझे, चाहे मैं रेलवे ट्रैक पे थी, मुझे एक उम्मीद थी कि शायद मुझे कोई बचा लेगा, मुझे एक उम्मीद थी कि शायद मैं उठ के खड़ी हो जाऊं। आज उस उम्मीद ने आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, इस उम्मीद की वजह से ही। और कहते हैं ना, बिना सहयोग के आप कभी भी आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, पूरी टीम की ज़रूरत हो, चाहे एडवेंचर हो, स्पोर्ट्स हो या फिर कुछ भी हो, आपका बिजनेस हो, एडवेंचर, स्पोर्ट्स या फिर कोई भी बड़ा काम करते हैं, तो आपको एक पूरी टीम की ज़रूरत होती है। जब एक टीम इस तरीके से काम करती है तो आप ज़बरदस्त एक विस्फोट करते हैं। अगर मैं अपनी टीम की बात करूं तो मुझे बछेंद्री मैम, मेरा परिवार, मैं एक शब्द बोलूँगी, मेरा परिवार मेरे लिए एक रीढ़ की हड्डी बनकर था मेरे लिए, और शायद इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं। एक रीढ़ की हड्डी क्या हमारे शरीर में काम करती है आप सब जानते हैं। और खुश रहने की बात करें अगर, तो मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ, प्रॉब्लम्स बड़ी सी बड़ी भी आ जाएं तो भी मैं खुश रहती हूँ। और हमेशा यही, सामने वाले को कभी पता भी नहीं चलता है कि इतना कुछ पीछे चल रहा है, या फिर घर में थोड़ी देर पहले लड़ाई करके भी अगर मैं आई हूँ, लेकिन बाहर जब कोई आता पूरा स्माइल करके मैं बात करती हूँ, तो वो तो हमेशा चलता ही रहता है। और मैं आपको अगर कुछ चीज़ें, अगर अपने जीवन की स्टोरी सुनाऊं अगर, तो 2011 में, शायद आप सबको पता होगा कि 2011 में मुझे चलती ट्रेन से कुछ बदमाशों ने उठाकर बाहर फेंक दिया था, सिर्फ एक सोने की चैन के लिए। मेरे गले में एक सोने की चैन थी, कुछ जॉब इंटरव्यू था, बदमाशों ने लूटपाट शुरू किया ट्रेन में, और मुझे ट्रेन से ऐसे उठा करके बाहर फेंक दिया था। दुर्भाग्य ये था, उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आ रही थी, पिंग पोंग होकर टकराई, मैं नीचे गिरी, ट्रेन निकल गई, मैं उठने की कोशिश किया और मैं उठ नहीं पा रही, मैं ब्रेन कॉन्शियस पूरी तरीके से काम कर रहा था, तो मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं उठ पा रही हूँ। थोड़ी देर बाद जब मैंने अपना पैर उठा करके देखा है तो मेरा पैर कट के जीन्स में हैंग हो रहा था, मेरे पैर से ब्लड निकल रहा था, मेरे दूसरे पैर की हड्डी यानी कि राइट लेग की हड्डियाँ मेरे टूट के जीन्स के बाहर आ गई थी। ट्रेन कभी इधर से निकले कभी इधर से निकले और
अच्छा सॉरी, ट्रेन कभी इधर से निकली कभी इधर से निकलती थी और मैं लगातार उसी ट्रैक पे थी, इस उम्मीद के साथ में कि कोई मुझे बचा ले। सुबह हुआ गाँव, और इतना ही नहीं, लोग टॉयलेट करते थे तो मेरे साइड में पड़ता था, मेरा एल्बोज ये सब मेरे टूट चुके थे, ये सब टूट चुका था, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि शायद मुझे कोई बता। सुबह हुआ, गांव वालों ने मुझे देखा, उठा करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली उत्तर प्रदेश ले जाके मुझे एडमिट किया। वहाँ के CMS फार्मासिस्ट डॉक्टर आपस में बातें कर रहे हैं, आपस में बातें करें, हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, इसका इलाज शुरू करें तो कहाँ से शुरू करें। मैं नीचे से मुझे रख दिया गया था हॉस्पिटल में। सिर्फ उतनी देर में मैंने एक बार बोला, कितनी देर तक तो मैं रेलवे ट्रैक पे थी, अभी तो आप मेरा पैर अच्छे के लिए काटेंगे, बिना एनेस्थीसिया काट दीजिए। बहुत कम सुनने को मिलता है कि डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट अपना ब्लड दे के किसी पेशेंट को बचाए, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उन्होंने अपना एक यूनिट ब्लड दिया और मेरा पैर बिना एनेस्थीसिया काट दिया गया था। मीडिया का बहुत सहयोग रहा है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, वहाँ से एम्स नई दिल्ली, एम्स में एडमिट थी। मेरी असली ज़िंदगी का स्ट्रगल तो एम्स से शुरू हुआ। मैं हॉस्पिटल के बेड पे थी और 20 से 25 दिन बाद जब बुलेटिन जारी हुआ, डॉक्टर ने बुलेटिन जारी किया कि अरुणिमा ठीक है, बातचीत कर सकती है। कुछ और तो नहीं, बस ये था कि हो क्या रहा बाहर। मैंने जब न्यूज़पेपर देखा उठा के, तो हेडलाइन थी फ्रंट पेज पे कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, TT आने पर अरुणिमा ट्रेन से कूद गई। कैन यू इमेजिन? जस्ट नेक्स्ट डे जब मैंने पेपर देखा तो मोटे मोटे अक्षरों में हेडलाइन था कि अरुणिमा सुसाइड के लिए गई थी। कैन यू इमेजिन? इंसान का शरीर का एक अंग कट चुका था, पूरी ज़िंदगी का पता नहीं कि व्हील चेयर, बैसाखी या बेड से उठ भी पाएगा कि नहीं। मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी, मेरे स्पाइन में 3 फ्रैक्चर था, मोशन वगैरह सब कुछ स्पॉट पे। फ़र्क नहीं पड़ता कि वुमेन है मैन है, फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि एक इंसान है, उसके शरीर का एक अंग कट चुका है, पूरी ज़िंदगी का पता नहीं है कि व्हील चेयर है, बैसाखी। यकीन मानिए, हॉस्पिटल के बेड पे अगर आपको ये लग रहा होगा कि मैं टूटी नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं, पूरी तरीके से मैं टूट चुकी थी। लेकिन स्टार्ट वहाँ से करना था। हॉस्पिटल के बेड से मैंने डिसाइड किया कि लाइफ का सबसे टफ गेम माउंटेनिंग। होता क्या है, जब लीक से हटकर आप कोई गोल, जैसे हमारी बहन अभी बता रही थी कि लीक से हटकर कोई गोल जब आप बनाते हैं तो आसपास के लोग सिर्फ 2 काम करते हैं, या तो आपको अपने बराबर खींच के लाके खड़ा करते हैं, या तो बोलते ये तो पागल हो चुकी है, मतलब कुछ अलग। जब भी कुछ आप अलग करने की कोशिश करेंगे तो आसपास के लोग ही, क्योंकि दूर का आदमी आपके साथ कभी बात ही नहीं, या फिर वो रिएक्ट नहीं कर सकता, आसपास के लोग रिएक्ट कर सकते हैं। तो वो ये फ्रंट, उस दौरान जब मैं ट्रेनिंग में थी या फिर हॉस्पिटल में, जब लोग मुझे पागल और सनकी बोलते थे, मुझे थोड़ा सा इरिटेशन और गुस्सा आता था। लेकिन आज की डेट में जब लोग मुझे पागल और सनकी बोलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती। क्यों? क्योंकि मुझे उस पागलपन का मतलब समझ में आ गया है। जिस दिन आपके गोल के प्रति लोग आपको पागल बोलना शुरू कर दें, उसी दिन आप समझ लीजिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इवन आप खुद अपने आप को आप नहीं रोक सकते हैं। और ये मेरी कोई किताब की बातें नहीं हैं, एक एक पल का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब, और इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब जब जिस पर ये समाज हंसा है, उसी ने इतिहास भी रचा। ये भी एक इतिहास है, इतिहास उठा के देख सकते हैं आप। पागल इतिहास बनाता है, बहुत ज़्यादा सोचने या फिर बहुत ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट करने वाले इतिहास नहीं, वो तो फिर सोचते रह जाते हैं। पागल इतिहास बना, फिर वो पढ़ते हैं उनके बारे में। मैं खैर, मेरी जर्नी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही था कि लोगों को समझा पाना। लोगों को ये था कि अरुणिमा आर्टिफिशियल पैर है, नहीं हो सकता, एक वुमेन एडवेंचर मैन गेम है, नहीं हो सकता। मुझे सुनने से पहले लोग अपना डिसीजन बता देते थे कि नहीं हो सकता। मेरी जर्नी में जब मैं पहुंची हूँ काठमांडू, जब भी किसी बड़े पीक पे जाते हैं तो लोकल गाइड को लेते हैं, शेरपा। उसने जब मेरा आर्टिफिशियल पैर देखा, रॉड जैसा, दूसरा पैर में स्टिचेस के निशान है, यानी कि रॉड है, थाई टू नी एंड नी टू एंकल। अरे इसका एक पैर तो रॉड और दूसरा पैर के अंदर रॉड है, नहीं जा सकती। बछिंद्री मैम मुझे सी ऑफ करने के लिए गई थी, उन्होंने बोला अरे भाई उसने पूरी ट्रेनिंग ली है, वो सबमिट करेगी। जब इंडिया से 6 लोग थे, रॉकी एरिया तक सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा में चली। लेकिन जैसे ब्लू और ग्रीन आइस शुरू हुआ है, जितनी चीज़ें सुंदर होती हैं उतना वो टफ होता चला जाता है। मैं कुछ पल, एवरेस्ट में 4 कैंप लगते हैं, कैंप 3 तक जाते जाते जिसको जाना होता जाता, नहीं तो कैंप 3 से वापस आ जाता, क्योंकि ऑक्सीजन लगना शुरू होता है। मैं कैंप 3 में थी। बड़ा मुश्किल पल वो होता है जब 4-5 लोग किसी चीज़ को कर रहे हैं और अचानक आपका टीम मेंबर बोले कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगी।
उसको हम समझाने की कोशिश करते, हो जाएगा भाई, हम भी करते हैं। मैंने जब समझाने की कोशिश की, 2 लोग वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, मैंने समझाने की कोशिश की, उनका जवाब था कि क्या है, तेरा एक पैर नहीं है, दूसरा भी कट जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है। मेरे पास सच में कोई जवाब नहीं था उस समय। मैं पीछे हटी और कैंप 3 से लेकर कैंप 4 तक मैंने खुद, जैसे स्टार्टिंग में आते ही मैंने बोला कि आप खुद को मोटिवेट करिए खुद। मैंने कैंप 3 से कैंप 4 तक सिर्फ ये बोला है कि रुडिमा, जो तुझ में है वो इसमें नहीं, इसलिए ये एवरेस्ट बिना सबमिट किए वापस जा रहा, तू सबमिट करके वापस आएगी। मैंने एक एक कदम पे ये बोला है। और खैर कैंप 4 में थी मैं, नेक्स्ट डे 1 बजे रात को मैंने शुरू किया था कैंप 3 से, नेक्स्ट डे दिन में कैंप 4 थी। कैंप 4 पहुंचना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। विद द प्रोस्थेटिक लेग में कैंप 4 थी, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी, बहुत खुश थी मैं। जगह जगह टेंटेज लगे हुए थे, बॉडी को एक्लेमेटाइज करना था, नेचर से अपने आप को मिलाना था। मैं टेंट के बाहर निकल के घूम रही थी, ऑक्सीजन लगा था। मेरे बगल वाले टेंट से 4-5 शेरपा किसी को खींच कर बाहर निकाल रहे थे, ऐसे खींच के बाहर निकल। उत्सुकता थी मुझे देखने की। मेरे सामने जब उन्होंने पूरी तरीके से बाहर निकाला तो मेरे सामने एक कैनेडियन लड़की, वो मर चुकी थी। जिस पोजीशन में वो टेंट के अंदर सोई थी, उसी पोजीशन में वो टेंट के अंदर मर चुकी थी और सामने डेड बॉडी थी। और इतना ही नहीं, कोई दूसरा मेन समिट से सबमिट करके आया था और आते ही टेंट के अंदर सो गया था। मेरे सामने 2 डेड बॉडीज़ रखी हुई थी। आपको क्या लगता है कि मुझे डर नहीं लगा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत डर गई थी। ये कैंप 4 है, ये मेन समिट है। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है करीब 3500 फीट। मेरा शेरपा जब कैंप 4 से आगे बढ़ने की कोशिश किए, हमेशा बड़े माउंटेन रात में सबमिट करते हैं। मैं और मेरा शेरपा जब कैंप 4 से आगे बढ़ने की कोशिश किए हैं, मतलब जिधर ही थोड़ी दूर बड़े माउंटेन हमेशा रात में सबमिट करते हैं, क्योंकि वेदर शांत होता, विंड कम होती है, स्नोफॉल कम होता है। जैसे ही आगे जा रहे थे, हेडलाइट जलाई, हेडलाइट जिधर ही जा रही थी उधर ही डेड बॉडीज़ नज़र आ रही थी। कितना बड़ा माउंटेनियर, कितना बड़ा दिलेर क्यों ना, उसके हौसले तब टूटने लगते हैं जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है। बार बार दिमाग में सिर्फ इतनी बात आती है कि जिस गोल के लिए मैं जा रही हूँ, उसी गोल के लिए इंसान मर चुका और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इतना ही नहीं, एक ही रोप में कई लोग क्लाइम करते हैं। मेरे हाथ, मैं आगे बढ़ रही थी, एक बांग्लादेशी, उनका हाथ ऐसे हिल रहा, मुंह से आवाज़ आ रही थी, मेरे सामने है और मूव कर रहा हाथ। मैं जब तक उनके पास, क्योंकि बहुत स्लो चल पाते हैं माउंटेन में, जब तक उनके पास में पहुंची, उनकी बॉडी पूरी तरीके से शांत हो चुकी थी। मैं माइंड पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था। कमर से एक सेफ्टी रोप बंधी होती, शेरपा ने बोला अरुणिमा वापस। कमर से सेफ्टी रोप को खोला मैंने, उस डेड बॉडी को आगे लगाया, डेड बॉडी के आगे अपना सेफ्टी रोप लगाया और लांघते हुए सिर्फ इतना बोला, इन सब में से, यहाँ पर जितने लोग हैं, इन सब में से अगर सभी ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है, मैं सब के लिए एवरेस्ट सबमिट करूँगी और ज़िंदा वापस जाऊँगी। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हम होते चले जाते हैं। खैर, मैं हिलेरी स्टेप, शायद आप पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आएगा। हिलेरी स्टेप साउथ समिट के करीब में थी। आप अपने गोल के इतने करीब हों, हिलेरी स्टेप के बाद बहुत दूर नहीं रह जाता समिट, बहुत करीब हों और अचानक आपका कोई टीम मेंबर बोले कि वापस चल, कैसा लगता है? ये लगता ना कि सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरा यही है जो नहीं चाहता मैं एवरेस्ट सबमिट करूं। मैं साउथ समिट हिलेरी स्टेप के पास हूँ और मेरा शेरपा मुझे बोल रहा है कि रुनिमा वापस चल। मेरे मन में आ रहा था कि मैं दौड़ूं और दौड़ के पहुंच जाऊं। अफसोस की माउंटेन में आप दौड़ नहीं सकते, अफसोस की माउंटेन में आप कभी भी सिर यूं करके नहीं चल सकते। हमेशा आपका सिर यूं होगा तभी आप सबमिट कर सकते हैं। माउंटेन हो या फिर आपकी ज़िंदगी का किसी भी प्रकार का कोई अचीवमेंट्स हो, हमेशा, यानी कि नेचर के सामने जब तक आप यूं नहीं होंगे तब तक आप सबमिट नहीं कर सकते या अचीव नहीं कर सकते हैं। मैं जब शेरपा बार बार हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर, और शायद आपके साथ भी जब पढ़ाई का प्रेशर होता है या फिर जिम्मेदारियों का प्रेशर होता है या फैमिली का प्रेशर होता है, तो हम क्या करते हैं? चिल्लाते हैं और परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं, हर चीज़ में परेशान होते। सेम माउंटेन में मैं भी इरिटेट हो रही थी, परेशान। शेरपा मुझे बार बार बोल रहा है कि रुनिमा वापस चल, वापस चल। मेरे मन में आ रहा है मैं दौड़ूँ, पहुँच जाऊँ। लास्ट में कभी कभी पल ऐसे आते हैं हमारी ज़िंदगी में कि कोई और नहीं होता फैसला लेने वाला, हमारे आसपास कोई नहीं होता।
मैंने शेरपा को बोला कि ठीक है, मुझे फैसला लेना था, और वो पूरी ज़िंदगी तय करता है फिर कि आपने क्या फ़ैसला लिया था, क्या अच्छा था, क्या बुरा था। सिर्फ आपको उस समय डिसीजंस लेने होते हैं। शेरपा को मैंने बोला कि ठीक है, तू जाना चाहता तो जा, नहीं जाना चाहता मत जा। मेरे पास इतना ऑक्सीजन है कि मैं इस देश का तिरंगा लगा पाऊँ, ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम ला पाऊँ। सिर्फ इतना बोलकर मैंने एक कदम आगे बढ़, लोगों के फुटप्रिंट्स बन जाते हैं स्नो में, मैंने एक कदम आगे बढ़ाया था और कुछ देर बाद मैं दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक पर थी। 21 मई 2013 सुबह 10:55 पर मैं दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक पर थी। वो पल ही मेरी ज़िंदगी का 6-7 मिनट मेरी ज़िंदगी का अनमोल पल है। दोनों हाथ ऊपर करके मेरा चिल्लाने का मन कर रहा था कि मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाऊं कि मैं सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते महिला, जो लोग ये सोचते विकलांग, जो लोग ये सोचते ज़िंदगी में एक बार कोई काम किया, ट्राई नहीं किया, उनको मैं चिल्ला करके बताना चाहती हूँ कि ऐसे मास्क नीचे किया, चिल्लाने की कोशिश की, अफसोस की बहुत चिल्ला नहीं सकते हैं आप। मैं उन सबको बता, जो मुझे पागल बोलते थे, जो मैं उनको बताना चाहती थी। खैर शेरपा को बोला प्लीज़ फ़ोटोज़ निकालो। शेरपा मुझे कह रहा है कभी भी तेरा ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, तू फ़ोटो खींचने की सूझ रही है। मैंने कहा प्लीज़ खींच लो फ़ोटोज़। तो उसने निकाल ली। बात तो तब बिगड़ गई जब मैंने उसको वीडियो बनाने को बोला। कह रहा है कि रिडिमा तेरा ऑक्सीजन कभी भी ख़त्म हो सकता है और तुझे वीडियो बनाने की सूझ रही है। पता मैंने वो वीडियो बनाया क्यों? क्योंकि मुझे पता था उतने ऑक्सीजन में वापस कैंप 4 नहीं जा सकती, चाहे मैं नीचे जाने की कोशिश करूं या फिर मैं टॉप पे रहूं, दोनों शर्तों में मरना तय था। मैंने इसलिए शेरपा को बोला ये वीडियो बनाओ, अगर मैं जिंदा नहीं जाती तो इस वीडियो के जरिए मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ और ये वीडियो मेरे भारत पहुँचा देना, पूरे यूथ तक चला जाएगा। उस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना, करीब 1-1.5 मिनट का ये वीडियो है, सिर्फ इतना ही बोला कि आज ऐसी हालात होने के बाद भी अगर मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे आ सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। ज़रूरत सिर्फ एक सोच, गोल और फोकस, इतना फोकस कि ऊपर वाला भी देने पे मजबूर हो जाए। 2011 अप्रैल को मेरा एक्सीडेंट हुआ था और आज 21 मई 2013 पे मैं दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक पर हूँ। कैसे लोगों को लगता कि अरुणिमा ने अपने इस मिशन को, अपने इस गोल को अपने पैरों से क्लेम किया। सच तो ये था, जो मेरा मिशन था, जो मेरा गोल था, मैंने अपने पैरों से क्लेम ही नहीं किया था। जो मेरा मिशन था, जो मेरा गोल था, मैंने अपने दिल से और दिमाग से किया था। कोई भी गोल जब आप अपने दिल और दिमाग से करते हैं तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। खैर देश वापस आई थी, यूथ बहुत तेज़ी से जुड़ रहा था। ईमानदारी से बताऊं तो एवरेस्ट मैंने सिर्फ अपने लिए किया था। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो चुका था तो मैंने एवरेस्ट सबमिट किया था। लेकिन जब देश आई तो लोग बहुत इंस्पायर हो रहे थे। तब तय किया वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स एक के बाद करना शुरू किया। फाइनली आज वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स मैं सबमिट कर चुकी हूँ और बस नेक्स्ट टारगेट के लिए अपने आप को तैयार कर रही हूँ कि मैं नेक्स्ट कुछ और लूँ। आज मैं एक लास्ट में आपको कह के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है टाइम बहुत कम है, कि देखिए कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी हार, क्योंकि हारना जीतना ये उतार चढ़ाव ज़िंदगी में हमेशा आता है। किसी भी प्रकार का कोई भी हार हो तो उसको कभी दिल से मत लगाइए, क्योंकि कभी कभी बहुत अच्छा खिलाड़ी भी 0 पे आउट हो जाता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि 0 पे आउट हो गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है। नेक्स्ट वेट करिए, फिर से तैयार होइए और फिर आगे बढ़िए, उसी उम्मीद के साथ, उसी खुशी के साथ, उसी पूरी टीम के साथ। और मेरी फेवरेट 4 लाइन की पंक्ति जो मैं हमेशा बोलती हूँ, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।